Hello everyone. Our today's topic is CO2 system अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र। कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र का फेज डायग्राम हम आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम जो है यह एक घटक तंत्र है, यानी वन कंपोनेंट सिस्टम है। वन कंपोनेंट सिस्टम का मतलब यह हुआ कि इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें केवल एक केमिकल स्पीशीज CO2 की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम इसकी सभी फेजेस को, सभी प्रावस्थाओं को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। CO2 जो है, CO2 तीन फेजेस, तीन प्रावस्थाओं के रूप में उपस्थित होती हैं। सॉलिड CO2, लिक्विड CO2 एंड गैसियस CO2, यानी CO2 की तीन प्रावस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एवं गैस। CO2 का फेज डायग्राम यह बनाया गया है। इस फेज डायग्राम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फेज डायग्राम के मुख्य तीन भाग, तीन पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट होता है कर्व्स अर्थात वक्र। वक्र AO, वक्र OC एंड वक्र OB अर्थात OA कर्व, OC कर्व एवं OB कर्व। ये थ्री कर्व्स जो हैं ये CO2 के फेज डायग्राम में उपस्थित हैं। इसी तरह से कर्व्स के बाद जो मेन पार्ट है वह पार्ट है एरिया। तो एरिया ऑफ AOC कर्व के लेफ्ट हैंड साइड का एरिया, एरिया ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ AOC कर्व, यानी यह एरिया। इसी तरह से एरिया बिलो AOB कर्व, AOB कर्व के नीचे का क्षेत्र, यह इसी प्रकार से एरिया कवरिंग COB कर्व, यानी COB कर्व के अंदर का क्षेत्रफल या एरिया, जिसे कि हम लिक्विड CO2 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये तीन एरियाज हुए। और उसके बाद जो मेन पार्ट, थर्ड पार्ट है फेज डायग्राम का, वह है ट्रिपल पॉइंट, पॉइंट O अर्थात तीनों कर्व्स AO कर्व, OC कर्व और OB कर्व, तीनों कर्व जिस पॉइंट पर आपस में मिलते हैं उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं, जिसे हम O से शो कर रहे हैं। यहाँ O से इसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से CO2 के फेज डायग्राम में प्रमुख तीन पार्ट हैं, मेन थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट कर्व्स जो कि AO कर्व, OC कर्व एंड OB कर्व के द्वारा शो किए गए हैं। दूसरा पार्ट एरियाज, एरिया ऑफ द ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ AOC कर्व, AOC कर्व के बाएं भाग का क्षेत्र, एरिया बिलो दी AOB कर्व, AOB कर्व के नीचे का क्षेत्र एवं एरिया कवरिंग COB कर्व, COB के मध्य का क्षेत्र। लास्ट में पॉइंट्स में ट्रिपल पॉइंट O। अब सर्वप्रथम हम कर्व्स की बात करेंगे, यानी वक्रों को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ वक्र है OA वक्र। OA वक्र के बाएं भाग की ओर CO2 सॉलिड फेज में उपस्थित है, यानी CO2 की फेज है सॉलिड। इसी तरह से OA भाग के, OA कर्व के राइट हैंड साइड में CO2 गैसियस स्टेट में उपस्थित है, अर्थात AOC एरिया में CO2 की सॉलिड स्टेट उपस्थित है। AOB एरिया के नीचे, AOB कर्व के नीचे वाले एरिया में, नीचे वाले भाग में CO2 गैसियस स्टेट में उपस्थित है। इसी तरह से BOC या COB एरिया कर्व्स के अंदर का एरिया के द्वारा के घेरे जाने वाला क्षेत्र जो है उसमें CO2 लिक्विड फेज में उपस्थित है। ये तीनों हमने पता कर लिए। तो ये तो हो गया सॉलिड CO2, यानी CO2 का सॉलिड क्षेत्र, और यह हो गया लिक्विड CO2, यहाँ CO2 लिक्विड स्टेट में उपस्थित है, और यहाँ
CO2 गैसियस स्टेट में उपस्थित है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए एरियाज। तो इस एरिया में हम देखें नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? प्रत्येक एरिया में केवल CO2 की एक फेज उपस्थित है, जैसा कि हमने पिछले वाटर सिस्टम में भी देखा था कि हर एरिया में CO2 की एक फेज उपस्थित है। ठीक है, तो यह एक फेज हो गई। जैसे इस एरिया में हम ये माने तो CO2 की सॉलिड स्टेट उपस्थित है, CO2 सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर CO2 सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो हम फेज रूल के द्वारा, फेज रूल क्या होती है? फेज रूल होता है F इजक्वल टू C माइनस P प्लस 2। फेज रूल है F इजक्वल टू F तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे। और नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा? नंबर ऑफ कंपोनेंट है C यानी कंपोनेंट 1 माइनस P नंबर ऑफ फेजेस। नंबर ऑफ फेजेस इस एरिया में कितनी है? 1 है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस यहाँ आ जाती है इस एरिया में 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं 2। अर्थात इस एरिया में उपस्थित किसी भी पॉइंट को पूर्णतया एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अर्थात 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है। अतः यहाँ इस एरिया में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमें आवश्यकता पड़ती है। अतः इस एरिया में प्रत्येक पॉइंट द्विचर है अर्थात बाईवेरिएंट है। अर्थात प्रत्येक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें, किसी भी बिंदु की स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर दोनों को बताने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह हो गया सॉलिड फेज का कौन सा एरिया? AOC वक्र के बाएं भाग का क्षेत्रफल या इसके ऊपर के भाग का क्षेत्रफल, जिसमें आइस नहीं CO2 की सॉलिड स्टेट उपस्थित है। अब हम सेकेंड एरिया में आते हैं, COB वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। COB वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, इसमें CO2 लिक्विड स्टेट में उपस्थित है अर्थात CO2 की एक फेज उपस्थित है जो कि लिक्विड है यानी द्रव है। तो नंबर ऑफ फेजेस 1 है और नंबर ऑफ फेजेस 1 है तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी F इजक्वल टू C माइनस P प्लस 2 से हम निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? C माइनस P प्लस 2। C है नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट जो कि 1 है, P है नंबर ऑफ फेजेस जो कि यहाँ 1 है और प्लस 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें 2 प्राप्त होती है। अतः यहाँ सिस्टम कैसा है? यहाँ सिस्टम बाईवेरिएंट है अर्थात इस एरिया में उपस्थित किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दोनों वेरिएबल्स प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बताने की आवश्यकता पड़ती है या दोनों को फिक्स करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आते हैं थर्ड एरिया। यह है एरिया AOB वक्र के नीचे वाला क्षेत्र जिसमें कि CO2 की गैसियस स्टेट उपस्थित है। CO2 गैसियस अवस्था में उपस्थित है। अतः इस एरिया में भी नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो गई? नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। C है नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट विच इज़ 1, P इज द नंबर ऑफ फेजेस विच इज़ 1 प्लस 2। तो इससे हमारा सिस्टम आ जाएगा यहाँ बाईवेरिएंट अर्थात टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हमें 2 प्राप्त होती है। इस तरह से सिस्टम यहाँ बाईवेरिएंट सिस्टम होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की हम बात करें तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यहाँ हमें 2 प्राप्त होती हैं। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 2 प्राप्त होती हैं।
यहाँ भी तो तीनों ही एरिया में नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें 2 प्राप्त होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही एरिया में सिस्टम बाईवेरिएंट है, अर्थात तीनों ही एरिया में किसी भी बिंदु को प्रदर्शित एक्सप्लेन करने के लिए हमें दोनों वेरिएबल्स प्रेशर और टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी या दोनों को फिक्स करने की आवश्यकता होगी। अब हम आते हैं, ये हो गए हमारे क्षेत्रफल। अब आते हैं हम कर्व्स पे अर्थात वक्र पे। एओ वक्र, सर्वप्रथम एओ वक्र। एओ वक्र को हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं अर्थात ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एओ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर CO2 की सॉलिड फेज गैशियस फेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। CO2 की ठोस अवस्था गैसीय अवस्था के साथ साम्य में रहती है, क्योंकि इस वक्र के ऊपर के भाग में सॉलिड CO2 है और इस वक्र के नीचे के भाग में गैशियस CO2 है। अतः इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ गैस, यानी सॉलिड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं। अतः सॉलिड का गैस में परिवर्तन या गैस का सॉलिड में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अतः हम कहते हैं कि इस वक्र को हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, यानी CO2 सॉलिड और गैशियस दोनों फेजेस के साथ साम्य में उपस्थित रहती हैं। यानी इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर 2 प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं CO2 की, सॉलिड और गैस, जो कि साम्य में उपस्थित होती हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ फेजेस 2 हैं तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? F = C - P + 2 फॉर्मूला से हम इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। और जब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम काउंट करते हैं इसकी, तो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 प्राप्त होती है। अर्थात हमें इस वक्र के प्रत्येक बिंदु को एक्सप्लेन करने के लिए केवल एक चर, एक वेरिएबल को बताने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। यानी एक वेरिएबल, यदि हमने प्रेशर बता दिया कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का टेम्परेचर हमेशा CO2 का -78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी एक वेरिएबल अगर हम बता देते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर -78 डिग्री टेम्परेचर पे ही प्राप्त होगा। या फिर हम कह दें एक वेरिएबल हमने टेम्परेचर को बता दिया -78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स होकर हमें यहाँ से पता चल जाएगा, जो कि 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो यह जो वक्र है इस वक्र को हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर CO2 की सॉलिड स्टेट गैशियस स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। अतः सिस्टम यहाँ मोनोवेरिएंट अर्थात एक चर हो जाता है, जिसकी कैलकुलेशन हमने नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F = C - P + 2 से कैलकुलेट की। F नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, C नंबर ऑफ कंपोनेंट जो कि 1 है, और P नंबर ऑफ फेजेस जो कि यहाँ 2 हैं, और +2, तो 1 - 2 + 2 यानी टोटल F = 1। तो F हमें कितना प्राप्त हो गया? F का मान हमें 1 प्राप्त हो गया, और F का मान 1 प्राप्त हो गया, अर्थात सिस्टम यहाँ कितना हो गया? मोनोवेरिएंट सिस्टम हो गया, मोनोवेरिएंट। इस वक्र पर सिस्टम एक चर होता है अर्थात मोनोवेरिएंट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कर्व पे, OC कर्व। OC कर्व के बाईं भाग की तरफ सॉलिड CO2 उपस्थित है, यानी CO2 सॉलिड फेज में उपस्थित है, और OC कर्व के दाएं भाग की तरफ CO2 लिक्विड स्टेट में उपस्थित है। अर्थात OC कर्व के प्रत्येक बिंदु पर सॉलिड फेज CO2 की सॉलिड एवं लिक्विड फेज परस्पर साम्य में उपस्थित होती हैं। इस कर्व के प्रत्येक भाग पर CO2 की सॉलिड और लिक्विड फेज परस्पर साम्य में उपस्थित होती हैं। ये 2 फेजेस साम्य में होती हैं। अतः हम इस वक्र को कहते हैं फ्यूजन कर्व, यानी गलन वक्र। यानी CO2 की सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में फ्यूजन के द्वारा, गलन के द्वारा परिवर्तित होती है। अतः हम इस वक्र को फ्यूजन कर्व कहते हैं, या हम इसे फ्रीजिंग कर्व भी कहते हैं। फ्रीजिंग कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि लिक्विड स्टेट सॉलिड के साथ साम्य में है, तो हम इसे फ्रीजिंग कर्व भी कहते हैं। और
फ्रीजिंग पॉइंट कर्व भी कहते हैं और फ्यूज़न कर्व भी कहते हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ फेजेस यहाँ दो परस्पर इक्विलिब्रियम में है, साम्य में है, अतः डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल हो जाएगी F इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2 से टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें 1 प्राप्त होती है। अर्थात सिस्टम यहाँ इस वक्र के OC वक्र के प्रत्येक बिंदु पर सिस्टम एक चर है, मोनोवेरिएंट है। अर्थात हमें इस वक्र पर उपस्थित किसी भी बिंदु को एक्सप्लेन करने के लिए किसी एक चर को बताने की ज़रूरत होगी। या तो प्रेशर बता देंगे या टेम्परेचर बता देंगे, और दूसरा जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, यानी वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट कर्व है थर्ड कर्व OB कर्व, जिसे कि हम वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं या वेपराइजेशन कर्व भी कहते हैं। हम इसे वेपराइजेशन कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कर्व के ऊपर की तरफ यानी इस कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में CO2 लिक्विड फेज में उपस्थित है और इस कर्व के राइट हैंड साइड में CO2 गैशियस फेज में उपस्थित है। अर्थात इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर लिक्विड फेज गैशियस फेज के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। तो लिक्विड और गैशियस फेज चूंकि इक्विलिब्रियम में होती हैं, यानी दो फेजेस इक्विलिब्रियम में होती हैं, अतः नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसका 1 हो जाता है। F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2 से नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 प्राप्त हो जाता है। अतः यह सिस्टम यहाँ यूनिवेरिएंट है यानी मोनोवेरिएंट है। अर्थात इस OB कर्व के प्रत्येक बिंदु को, किसी भी बिंदु को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी एक चर को बताने की, एक वेरिएंट को बताने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा वेरिएंट ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। अब हम आते हैं पॉइंट्स पर, और इस फेज डायग्राम में CO2 के फेज डायग्राम में केवल एक पॉइंट है जो कि O है, जिसे हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं यानी त्रिक बिंदु कहते हैं। O पॉइंट जो है, इस पर तीनों कर्व मिल रहे हैं, तीनों AO कर्व, OC कर्व एवं OB कर्व, तीनों कर्व यहाँ मिलते हैं। अर्थात यहाँ इस बिंदु पर तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड एवं गैस, CO2 की तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड एवं गैस आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं। और जब चूंकि तीनों फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं, अतः नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस पॉइंट के लिए, ट्रिपल पॉइंट के लिए, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, अर्थात C की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ फेजेस 3 हैं, 1 माइनस 3 प्लस 2 अर्थात 0। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ हमें इस ट्रिपल पॉइंट के लिए 0 प्राप्त होती है। अतः यहाँ सिस्टम नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट कहलाता है, अचर कहलाता है। अर्थात त्रिक बिंदु के संगत जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये फिक्स ही होते हैं। अर्थात इसका प्रेशर और इसका टेम्परेचर है ना, ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहते हैं। प्रेशर होता है CO2 का 5.11 एटमॉस्फेयर ट्रिपल पॉइंट का, और टेम्परेचर होता है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा फिक्स रहता है, अतः इसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं, क्योंकि तीनों फेजेस CO2 की यहाँ आपस में इक्विलिब्रियम में उपस्थित रहती हैं, साम्य में उपस्थित रहती हैं। अब हम देखते हैं कि जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर CO2 जो कि सॉलिड स्टेट में उपस्थित है, यदि हम उसको गर्म करें, यानी CO2 को हम गर्म करें, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाएं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो CO2 डायरेक्ट गैशियस फेज में चली जाती है ना। CO2 तुरंत गैशियस फेज में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी CO2 डायरेक्ट ऊर्ध्वपातित सबलाइम हो जाती है। अर्थात CO2 की द्रव प्रावस्था हमें 1 एटमॉस्फेयर यानी नॉर्मल वायुमंडलीय दाब पर हमें प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए हम CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, यानी इसकी हमें द्रव प्रावस्था प्राप्त नहीं हो पाती है, केवल यह सॉलिड फेज में ही उपस्थित होती है या फिर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर गैशियस फेज में परिवर्तित हो जाती है। इसकी लिक्विड स्टेट हमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित प्राप्त नहीं हो पाती है, अतः हम इसे कहते हैं ड्राई आइस। अब देखिए कि CO2 का जो B है, पॉइंट B है,
पॉइंट बी जो है ये क्रिटिकल टेम्परेचर, पॉइंट बी के संगत यह क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु कहलाता है। और क्रांतिक बिंदु का ताप बी के संगत जो ताप है, टेम्परेचर है, वह तो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। और प्रेशर होता है 78 या 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। अतः क्रांतिक दाब बी के संगत क्रांतिक दाब 73 एटमॉस्फेयर और बी के संगत क्रांतिक ताप जो होता है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक बात और कि जो CO2 का ओसी कर्व है, यह ओसी कर्व दाब अक्ष की तरफ झुका हुआ ना होकर दाब अक्ष से दूर है, प्रेशर एक्सिस से दूर की तरफ है, झुक नहीं रहा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा झुका हुआ है। क्योंकि CO2 की जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होती है तब दाब बढ़ाने के साथ साथ CO2 का आयतन भी बढ़ता है। यानी सॉलिड स्टेट में CO2 का मोलर वॉल्यूम कम होता है और लिक्विड स्टेट में CO2 का मोलर वॉल्यूम बढ़ जाता है। जबकि वाटर का जो हमने फेज डायग्राम देखा था उसमें इसका अपोजिट था। वाटर के फेज डायग्राम में इसका जो फ्यूज़न कर्व ओसी कर्व था वह प्रेशर एक्सिस की तरफ इस तरह से झुका हुआ था वाटर के फेज डायग्राम में। तो यह इसलिए झुका हुआ था क्योंकि आइस जो है, आइस यानी वाटर की जो सॉलिड स्टेट है वो ज़्यादा वॉल्यूम घेरती है वाटर की लिक्विड स्टेट की तुलना में। अतः वाटर के फेज डायग्राम का ये जो ओसी कर्व है, फ्यूज़न कर्व है, यह प्रेशर एक्सिस की तरफ झुका हुआ था, अर्थात दाब बढ़ाने पर ताप में कमी होती है, टेम्परेचर में कमी आती है। अतः क्योंकि CO2 का जो सॉलिड स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वह लिक्विड स्टेट के स्पेसिफिक वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आइस बन जाती है और आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है sp3 उसका वो टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री हो जाती है जिससे यह ज़्यादा स्पेस घेरती है। और जबकि लिक्विड जो स्टेट है उसका वॉल्यूम जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वाटर का वो कम होता है। जबकि CO2 में उल्टा है, CO2 की लिक्विड स्टेट की तुलना में सॉलिड स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है और लिक्विड स्टेट का ज़्यादा होता है। अतः CO2 का जो ये फ्यूज़न कर्व है वो प्रेशर एक्सिस से दूर जाता है, यानी दूर प्रेशर एक्सिस के और नहीं झुका हुआ होता है। तो यह हमारा CO2 का फेज डायग्राम है जिसको हमने इस प्रकार से समझ लिया है। यह था त्रिक बिंदु, यह था बी था क्रांतिक बिंदु, बी है क्रांतिक बिंदु और ओ है त्रिक बिंदु। और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर यदि हम CO2 सॉलिड CO2 को हम गर्म करते हैं तो यह डायरेक्ट गैशियस स्टेट, क्योंकि इसके इधर गैशियस स्टेट उपस्थित है, ये डायरेक्ट गैशियस स्टेट में परिवर्तित हो जाती है। और यदि हमें CO2 की लिक्विड स्टेट प्राप्त करनी है यानी सामान्य वायुमंडलीय ताप और दाब पर हमें CO2 की द्रव अवस्था प्राप्त नहीं होती है। CO2 की लिक्विड स्टेट हमें प्राप्त करने के लिए हमें प्रेशर जो है वह प्रेशर 5.11 एटमॉस्फेयर अथवा इससे अधिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तब इससे ऊपर, इस प्रेशर से ऊपर CO2 लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है, यानी CO2 का एग्जिस्टेंस लिक्विड स्टेट में भी उपस्थित होता है 5.11 एटमॉस्फेयर से ऊपर के दाब पर। तो यह CO2 का फेज डायग्राम है जिसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर CO2 के फेज डायग्राम का जो लेक्चर है, टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वन कंपोनेंट सिस्टम सल्फ़र की बात करेंगे, सल्फ़र सिस्टम को पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।